हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। ठीक है, आज का हमारा सेशन है रीतिकाल। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है कि काल क्रम की दृष्टि से रीतिकाल के प्रवर्तक कौन है। ठीक है, काल क्रम की दृष्टि से पूछ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा, क्या हो जाएगा, काल क्रम की दृष्टि से पूछेगा तो कृपाराम हो जाएगा। अगर रीतिकाल के प्रवर्तक पूछेगा तो केशवदास हो जाएगा। ठीक है, लेकिन काल क्रम की दृष्टि से पूछ रहा है तो काल क्रम की दृष्टि से क्या हो जाएगा, कृपाराम हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रीतिकाल की समय सीमा क्या है। तो रीतिकाल की समय सीमा है हमारी, रीतिकाल की समय सीमा है हमारी 1643 से 1843 ईस्वी। ठीक है, 1643 से 1843 ईस्वी है। नेक्स्ट है कि डॉक्टर नागेंद्र ने रीतिकाल का प्रवर्तक किसे माना है। डॉक्टर नागेंद्र ने रीतिकाल का प्रवर्तक किसे माना है, तो किसको माना है, केशव दास को माना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि आचार्य विश्वनाथ प्रसाद ने रीतिकाल को किस नाम से पुकारा है। तो इन्होंने रीतिकाल को किस नाम से पुकारा है, श्रृंगार काल के नाम से पुकारा है। नेक्स्ट है कि रीतिकाल की अविरल परंपरा किस कवि से आरंभ होती है। अविरल परंपरा किस कवि से आरंभ होती है, तो ये अविरल परंपरा किस कवि से आरंभ होती है ये बताना है। ठीक है, तो रीतिकाल की अविरल परंपरा आरंभ होती है चिंतामणि से। ठीक है, किससे आरंभ होती है, तो चिंतामणि से आरंभ होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जसवंत सिंह के भाषा भूषण पर किन ग्रंथों का प्रभाव है। तो जसवंत सिंह के भाषा भूषण पर किन का प्रभाव है, कुवलयानंद, चंद्रालोक एवं काव्य प्रकाश। ठीक है, इन ग्रंथों का क्या है, प्रभाव है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि रीति शब्द का सामान्य अर्थ है। रीति शब्द का सामान्य अर्थ क्या है, तो यहाँ पर पद्धति विशेष हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पद्धति विशेष हो जाएगा। नेक्स्ट है कि आचार्य शुक्ल ने रीतिकाल का प्रवर्तक किसे स्वीकार किया। वहां पर डॉक्टर नागेंद्र ने केशव को स्वीकार किया था, तो आचार्य शुक्ल ने किसको किया था, तो चिंतामणि को। ठीक है, किसको किया था, तो चिंतामणि को स्वीकार किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकाल का समय क्या निर्धारित किया। ठीक है, रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकाल का समय क्या निर्धारित किया, तो संवत 1700 से संवत 1900 ईस्वी इन्होंने निर्धारित किया। ठीक है, संवत 1700 से संवत 1900। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि बाबू श्याम सुंदर दास ने रीतिकाल के लिए क्या नाम दिया। ठीक है, बाबू श्याम सुंदर दास ने रीतिकाल का नाम क्या दिया, तो इन्होंने रीति युग नाम दिया था। किसने, बाबू श्याम सुंदर दास ने क्या नाम दिया था, तो रीति युग नाम दिया था। नेक्स्ट है कि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने रीतिकाल का समय निर्धारित किया। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने रीतिकाल का समय क्या निर्धारित किया था, तो इन्होंने रीतिकाल का समय 1700 से 1900 ईस्वी निर्धारित किया था। क्या निर्धारित किया था, तो 1700 से लेकर के 1900 ईस्वी इन्होंने निर्धारित किया था। किसने, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रीतिकाल के लिए अपकर्ष काल नाम किस इतिहासकार ने प्रयोग किया। ठीक है, अपकर्ष काल नाम किस इतिहासकार ने प्रयोग किया था, तो किसने किया था, अपकर्ष काल किसने कहा था रीतिकाल को, तो एक सेकेंड, किसने कहा था रीतिकाल को अपकर्ष काल, तो गणपत चंद्र गुप्त ने। किसने कहा था, तो गणपत चंद्र गुप्त ने कहा था रीतिकाल को अपकर्ष काल। नेक्स्ट है कि रीतिकाल को अलंकृत काल किसने कहा, तो रीतिकाल को अलंकृत काल कहने वाले कौन है, हमारे मिश्र बंधु है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गियर्सन ने अपने इतिहास ग्रंथ के 7वें अध्याय को क्या नाम दिया। ठीक है, इन्होंने अपने 7वें अध्याय का नाम क्या दिया था, किसने, गियर्सन ने। तो इन्होंने अपने 7वें अध्याय का नाम दिया था रीतिकाव्य, है ना, क्योंकि इन्होंने 11 कालखंडों में बांटा था, उसमें से 7वें का नाम दिया था रीतिकाव्य। रीतिकाल को कला काल किसने कहा, तो रीतिकाल को कला काल कहने वाले कौन है, हमारे डॉक्टर रमाशंकर शुक्ल रसाल हैं। ठीक है, डॉक्टर रमाशंकर शुक्ल रसाल हैं। नेक्स्ट है कि कौन सा काव्य दरबारी काव्य कहलाता है। कौन सा ऐसा काव्य है जो दरबारी काव्य कहलाता है, तो ये क्या है, रीति काव्य है। ठीक है, रीति काव्य को दरबारी काव्य के नाम से भी नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में रीतिकाल की सर्वाधिक प्रधान प्रवृत्ति है। रीतिकाल की सर्वाधिक प्रधान प्रवृत्ति क्या है, तो ये श्रृंगारिकता है। क्या है, श्रृंगारिकता है सर्वाधिक रीतिकाल की प्रवृत्ति। ठीक है, सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जिन कवियों ने शास्त्रीय ढंग पर लक्षण तथा उदाहरण प्रस्तुत कर अपने ग्रंथों की रचना की है वे कहलाते हैं।
वे क्या कहलाते हैं, जिन्होंने लक्षण भी दिया और मतलब कि उदाहरण भी दिया और लक्षण भी बताया है। ठीक है, तो वो उन कवियों को क्या कहा जाता है ये बताना है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा कि रीतिबद्ध, है ना, क्या कहा जाता है, रीतिबद्ध कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रीतिकालीन काव्य को मुख्यतः कितने भागों में बांटा जाता है। तो कितने भागों में बांटा गया था, 3 भागों में। ठीक है, रीतिबद्ध, रीतिमुक्त और रीति सिद्ध, 3 भागों में इनको बांटा गया था। नेक्स्ट है कि आचार्य शुक्ल ने रीतिकाल को किन 2 भागों में बांटा। आचार्य शुक्ल ने रीतिकाल को किन 2 भागों में बांटा। तो इन्होंने किन 2 भागों में बांटा था, तो इन्होंने रीति ग्रंथाकार और वह अन्य कवि, ये 2 भाग इन्होंने बनाए थे, बांटे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रीतिकालीन काव्य ग्रंथों की काव्य भाषा क्या है। रीतिकालीन काव्य ग्रंथों की काव्य भाषा क्या है ये बताना है। तो रीतिकालीन काव्य ग्रंथों की भाषा क्या है, तो ये ब्रज भाषा है। क्या भाषा है, तो ब्रज भाषा है। नेक्स्ट है कि रीतिकाल में आए रीति शब्द का क्या अर्थ है। रीतिकाल में आए रीति शब्द का क्या अर्थ है ये बताना है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ख, काव्यांग विवेचन में लक्षण एवं उदाहरण की पद्धति। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हिंदी का कौन सा बड़ा आलोचक रीतिकालीन कवि आचार्यों को कवि ही मानता है, आचार्य नहीं। ये किसने कहा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या, किसने माना है ये, तो मिश्र बंधु ने। ठीक है, किसने, मिश्र बंधु ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि लक्षण ग्रंथ का अर्थ क्या होता है। लक्षण ग्रंथ का अर्थ क्या होता है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर घ हो जाएगा, काव्यांग निरूपक ग्रंथ। क्या हो जाएगा, काव्यांग निरूपक ग्रंथ हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि रीतिकाल में किस तरह के ग्रंथों का आधार भानुदत्त की कृति रसमंजरी रही। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर घ, श्रृंगार रस एवं नायक नायिका भेद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि रीति काव्य के प्रेरणाओं को डॉक्टर नागेंद्र किस प्रकार के आचार्य मानते हैं। डॉक्टर नागेंद्र किस प्रकार के आचार्य मानते हैं, तो वो कवि शिक्षक आचार्य मानते हैं। कौन, डॉक्टर नागेंद्र। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि रीति काल के प्रारंभिक श्रेष्ठ कवि बिहारी हैं तो पद्माकर अंतिम श्रेष्ठ कवि हैं। वास्तव में ये दोनों रीति काल के 2 छोर हैं। किस आलोचक ने कहा, ये बात किस आलोचक ने कहा है ये बताना है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ख हो जाएगा, विश्वनाथ त्रिपाठी ने कहा था ये बात। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रीति काल की कौन सी धारा, काव्य धारा फारसी साहित्य सूफी साहित्य से प्रभावित है। ठीक है, तो ये किससे प्रभावित है, कौन सी धारा है, तो रीति मुक्त। कौन सी धारा है, तो रीति मुक्त काव्य धारा है जो फारसी साहित्य से भी प्रभावित है। नेक्स्ट है कि रीतिकाल को किस विषय का स्वर्णयुग कहा जाता है। रीतिकाल को किस विषय का स्वर्णयुग कहा जाता है, तो ब्रज भाषा विकास का स्वर्णयुग कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रीतिकाल के पतन का क्या कारण था। रीतिकाल के पतन का क्या कारण था। नेक्स्ट क्वेश्चन की रीतिकाल के पतन का क्या कारण था, तो यहाँ पर जीवन, निरपेक्षता, चमत्कार, प्रियता और रसिक दरबारी जीवन, ये तीनों ही इसमें थे। तो ये सभी ही क्या हो जाएंगे, राइट हो जाएंगे, उपयुक्त सभी ये हो जाएंगे क्या, राइट हो जाएंगे। सभी कारण थे इसमें रीतिकाल के पतन में। नेक्स्ट है कि रीति कवियों का नारी विषयक दृष्टिकोण भले ही समांति भोग वादी रहा हो, लेकिन उनकी निजी प्रवृत्ति है। उनकी निजी प्रवृत्ति क्या थी ये बताना है। तो यहाँ पर उनकी निजी प्रवृत्ति थी सूक्ष्म, क्या थी, सूक्ष्म अशरीरी, क्या थी, सूक्ष्म अशरीरी थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि रीतिकाल के संबंध में कौन सा कथन उपयुक्त नहीं है। ठीक है, कौन सा कथन है जो उपयुक्त नहीं है, मतलब कि सही नहीं है ये बताना है। तो यहाँ पर रीति कवियों ने सामाजिक जीवन के अत्यंत मार्मिक चित्र उकेरे हैं, ये नहीं है। बाकी रीतिकाल की प्रधानता प्रवृत्ति रीति निरूपण की थी, ये भी सही है। रीतिकालीन काव्य का प्रधान रस श्रृंगार था, ये भी सही है। और रीति कवियों में राजाश्रय की प्रवृत्ति थी, ये भी सही है, लेकिन ऑप्शन नंबर का ये नहीं सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि रीति काल में सामाजिक सांस्कृतिक परिस्थिति थी। रीति काल में सामाजिक और सांस्कृतिक परिस्थिति कैसी थी। ठीक है, तो ये कैसी थी, तो ये अत्यंत दयनीय थी। कैसी थी, तो अत्यंत दयनीय थी। ठीक है, नेक्स्ट है कि कौन कवि सर्वांग निरूपण नहीं है। कौन सा कवि है जो सर्वांग निरूपण नहीं है,
तो यहाँ पर सर्वांग निरूपण नहीं पूछ रहा है, ठीक है। तो कौन से कवि सर्वांग निरूपण नहीं है? घनानंद सर्वांग निरूपण नहीं है। बाकी चिंतामणि, कुलपति मिश्र और देव, ये तीनों सर्वांग निरूपण हैं, लेकिन चिंतामणि घनानंद नहीं है। नेक्स्ट है कि कौन सा कवि रीतिबद्ध नहीं है? कौन सा कवि जो है वो रीतिबद्ध नहीं है रीतिकाल का? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर घ हो जाएगा, दूल्हा। क्या? दूल्हा। ये रीतिबद्ध नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रीतिकालीन किस आचार का नाम मणिमाल था? मणिमाल था। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर घ हो जाएगा, चिंतामणि का। किसका नाम था? तो चिंतामणि का था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रीतिकालीन कवियों को सर्वांग निरूपक, रस निरूपक, अलंकार निरूपक और पिंगल निरूपक वर्गों में किसने विभाजित किया? इन सारे वर्गों में किसने विभाजित किया था? तो डॉक्टर नागेंद्र ने। ऑप्शन नंबर ख राइट हो जाएगा, डॉक्टर नागेंद्र ने विभाजित किया था। नेक्स्ट है कि रीति कवियों को किन वर्गों में विभाजित किया जाता है? तो रीति कवियों को किन वर्गों में विभाजित किया जाता है? तो रीतिबद्ध में भी किया गया, रीति सिद्ध में भी, रीति मुक्त में भी, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर घ, उपयुक्त सभी वर्गों में क्या किया गया? विभाजित किया गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें संदेह नहीं कि काव्य रीति का सम्यक समावेश पहले पहल आचार्य केशव ने ही किया, पर हिंदी में रीति ग्रंथों की अविरल और अखंडित परंपरा का प्रवाह केशव की कवि प्रिया के प्रायः 50 वर्ष पीछे चला, और वह एक भिन्न आदर्श को लेकर, केशव के आदर्श को लेकर नहीं। यह कथन किस आलोचक का है ये बताना है। थोड़ा सा स्क्रॉल करना पड़ेगा क्योंकि क्वेश्चन बड़ा है, ठीक है। तो यहाँ पर ये किसका कथन है? तो ये हमारे आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कथन है। किसका कथन है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रीति सिद्ध धारा के प्रधान कवि कौन है? रीति सिद्ध धारा के प्रधान कवि कौन है? तो ये कौन है? रीति सिद्ध में कौन आते हैं? बिहारी आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गागर में सागर भरने की पंक्ति किसके संदर्भ में है? तो गागर में सागर भरने की पंक्ति किसके संदर्भ में है? ये बिहारी का है, ठीक है। बिहारी ने मात्र एक रचना करके गागर में सागर भर दिया था, ठीक है। तो उन्होंने क्या लिखा था? बरवे नायिका भेद, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहारी सतसई में कितने दोहे हैं? और ये टीईटी 2009 का क्वेश्चन है। तो बिहारी सतसई में कितने दोहे हैं? तो अभी तो कुछ विद्वानों का मत है कि 700 दोहे हैं, लेकिन वर्तमान में कितने हैं? तो 719 दोहे हैं। कितने हैं? 719 दोहों का ये संग्रह है, ठीक है। बिहारी सतसई में 719 क्या है? दोहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहारी सतसई पर फिरंगे सतसई नाम से टीका किसने लिखी? तो फिरंगे सतसई नाम से टीका किसने लिखी थी? आनंदीलाल शर्मा ने लिखी थी। नेक्स्ट है कि दोहा छंद में संगारी रचना प्रस्तुत करने वालों में हिंदी के सर्वाधिक ख्याति लब्ध कवि हैं। सर्वाधिक ख्याति लब्ध कवि कौन है? ये टीजीटी पीजीटी में दोनों में, ठीक है, पीजीटी में और जीआईसी में 2009 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये किसमें है सर्वाधिक? तो ये बिहारी में है। किसमें है? बिहारी में है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस रचना की सर्वाधिक टीकाएं लिखी गई? ठीक है, किस रचना की सर्वाधिक टीकाएं लिखी गई ये बताना है। तो बिहारी सतसई की, किसकी? बिहारी सतसई की सर्वाधिक टीकाएं लिखी गई। नेक्स्ट है कि बिहारी सतसई पर किस ग्रंथ का सर्वाधिक प्रभाव है? तो बिहारी सतसई पर किस ग्रंथ का सर्वाधिक प्रभाव है? तो गाथा सप्तशती का है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है कि बिहारी कवि हैं। बिहारी कैसे कवि हैं? रीति मुक्त हैं, रीतिबद्ध हैं या फिर रीति सिद्ध हैं? तो बिहारी कैसे कवि हैं ये बताना है। तो ये अभी हम लोगों ने इसके तो बिहारी कैसे कवि हैं? तो ये रीति सिद्ध कवि हैं, ठीक है। कैसे कवि हैं? तो रीति सिद्ध कवि हैं बिहारी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहारी सतसई की प्रसिद्धि का कारण है। बिहारी सतसई की प्रसिद्धि का कारण क्या है ये बताना है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा कल्पना की समाहार शक्ति का। कल्पना की समाहार शक्ति पाई जाती है बिहारी सतसई में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहारी किस राजा के दरबारी कवि थे? तो बिहारी किस राजा के दरबारी कवि थे ये बताना है। तो बिहारी किस राजा के दरबारी कवि थे? तो ये जयपुर के राजा नरेश जयसिंह के दरबारी कवि थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि बिहारी किस संप्रदाय में दीक्षित थे? बिहारी किस संप्रदाय में दीक्षित थे? तो ये
किस संप्रदाय में दीक्षित थे? तो निम्बार्क संप्रदाय में ये दीक्षित थे। कौन? बिहारी। Thank नेक्स्ट you, क्वेश्चन Jai Hind, देखेंगे। Jai